नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर सीधे सीधे रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी के आरोप है कि पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए सहारा समूह से करोड़ों रुपए लिए थे। राहुल गांधी का दावा है कि आयकर विभाग के पास इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन राहुल गांधी ने यह साफ नहीं किया कि क्या वो इन सबूतों और आरोपों को लेकर कोर्ट जाएंगे। हिट एंड रन राजनीति में केजरीवाल के उत्तराधिकारी राहुल। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं। राहुल कांग्रेस के उत्तराधिकारी या केजरीवाल के? 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो अब जब बार बार परिवार तक बात पहुंची है ऑगस्टा वेस्टलैंड में, उसको लेकर बहुत परेशान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। राहुल गांधी गुजरात के मेहसाणा में भाषण दे रहे थे। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब दिया है। पहले आप राहुल गांधी के उन आरोपों को सुनिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि ऑगस्टा और नेशनल हेराल्ड केस घोटालों में गांधी परिवार को घिरता देख राहुल गांधी हताश हो चुके हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसको लेकर बहुत परेशान है। तो ध्यान बटाने के लिए राहुल गांधी ने यह बेबुनियाद स्टेटमेंट दिया है। राहुल गांधी रिश्वत के जो आरोप पीएम मोदी पर लगा रहे हैं, दरअसल यही आरोप अरविंद केजरीवाल भी लगा चुके हैं। केजरीवाल के पुराने साथी प्रशांत भूषण ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बिना सबूतों के देश के प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकता। आप कितनी आसानी से लोगों पर कलंक लगा रहे हैं। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसे आरोपों के साथ काम करना मुश्किल होता है। हमें संतुष्ट करने के लिए सबूत लाइए। नंबर 401। शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल लगातार सरकार पर लोकसभा में उन्हें ना बोलने देने का आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी ने चुनौती दी थी कि अगर उन्हें बोलने दिया जाए तो भूकंप आ जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि उनके पास पीएम मोदी के खिलाफ सबूत हैं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। लेकिन आज जब राहुल बोले तो सब बासी निकला। देश की सर्वोच्च अदालत पहले ही इन आरोपों को बेबुनियाद बता चुकी है। सवाल ये है कि राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो वो अदालत में क्यों नहीं जाते? वो सहारा की जिस डायरी की बात कर रहे हैं उसे सामने क्यों नहीं लाते? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कांग्रेस और राहुल गांधी के आरोप क्या हैं। दरअसल राहुल गांधी आज गुजरात के मेहसाणा में एक रैली में भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने सहारा ग्रुप से 6 महीनों के दौरान 9 बार करोड़ों रुपए की रकम ली। राहुल गांधी ने कहा कि सहारा कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड में पैसे देने का पता चला। राहुल गांधी के मुताबिक सहारा से जब्त कागजात पर इनकम टैक्स अधिकारियों के दस्तखत हैं। इसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आदित्य बिरला ग्रुप से भी पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि 15 अक्टूबर 2013 तक आदित्य बिरला ग्रुप पर सीबीआई और आईटी विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बिरला कंपनी के दफ्तर से लैपटॉप बरामद हुआ। कांग्रेस के मुताबिक लैपटॉप में गुजरात के तत्कालीन सीएम और 25 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है। उधर बैंकों में 5000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर लगाई गई कड़ी शर्त आरबीआई ने वापस ले ली है। आरबीआई ने कहा है कि जिन खातों में केवाईसी अपडेट है उनमें 5000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। यानी आप 30 दिसंबर तक जितनी बार चाहें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा कर सकते हैं। बैंक का कोई अधिकारी आपसे पूछताछ नहीं करेगा।
हालांकि जिन खातों में KYC अपडेट नहीं है उनमें अधिकतम 50,000 रुपए तक ही जमा हो पाएंगे। दरअसल RBI ने पुराने नोट जमा करने पर जो शर्त लगाई थी उसका जोरदार विरोध हो रहा था। इसके बाद RBI को अपनी शर्त वापस लेनी पड़ी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जग हंसाई का पात्र बन गया है। 43 दिन में 126 बार मोदी सरकार ने नोटबंदी के नियम बदल डाले। नोटबंदी के ऐलान के बाद PM ने कहा था कि लोग 30 दिसंबर तक पुराने नोट बैंकों में जमा कर सकते हैं। 19 दिसंबर को RBI ने सर्कुलर जारी कर पुराने नोट जमा करने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। RBI ने कहा था कि 5,000 से ऊपर के पुराने नोट बैंक में एक ही बार जमा कराए जा सकेंगे। उसमें भी बैंक के कम से कम 2 अधिकारी पूछताछ करेंगे। हालांकि RBI के सर्कुलर पर विवाद के बाद वित्त मंत्री ने उसी दिन कहा था कि 5,000 से ऊपर के नोट जमा करने पर कोई पूछताछ नहीं होगी। तमिलनाडु के मुख्य सचिव P. राममोहन राव के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। आज सुबह चेन्नई के अन्ना नगर में इनकम टैक्स विभाग की टीम मुख्य सचिव P. राममोहन राव के घर पहुंची। अन्ना नगर के अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 1 दर्जन ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ छापेमारी की। राव के बेटे और दूसरे रिश्तेदारों पर टैक्स चोरी का आरोप है। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की इस कार्रवाई का कनेक्शन पिछले दिनों खनन कारोबारी शेखर रेड्डी के ठिकानों पर की गई छापेमारी से है। शेखर रेड्डी के खिलाफ छापेमारी में 170 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन का पता चला था। हम इंतजार करेंगे कि छापे की सारी तफसील सामने आए और सरकार उस पर बयान दे ताकि हम तफसील से टिप्पणी करें। And it is really an unbiased activity of the income tax department, and it is wrong to politicize such activities. नोटबंदी के बाद 19 दिसंबर तक इनकम टैक्स विभाग ने 3,185 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय पकड़ी है। इनकम टैक्स विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों से 766 ठिकानों पर छापेमारी और जांच की कार्रवाई की है। आयकर कार्रवाई में 428 करोड़ रुपए के नोट और ज्वेलरी जब्त किए गए हैं, जिसमें 86 करोड़ के नए नोट हैं। नोटबंदी के बाद 3100 से ज्यादा लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजे हैं। 220 से ज्यादा गंभीर मामलों को CBI और ED को भी सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव के खिलाफ इनकम टैक्स की छापेमारी का विरोध किया है। ममता के मुताबिक ये कार्रवाई संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैबिनेट ने आज पेमेंट ऑफ वेजेस अध्यादेश पास कर दिया। अब कैश के अलावा चेक या सीधे खाते में भी सैलरी क्रेडिट की जा सकेगी। विधेयक से उन लोगों को फायदा होगा जिनका वेतन 18,000 या उससे कम है। ऐसे लोगों को चेक के जरिए या खातों में सीधे सैलरी दी जा सकेगी। नकद सैलरी का ऑप्शन भी खुला है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को अपने दफ्तर में लिखकर देना होगा कि वो सैलरी कैश में ही लेना चाहता है। सरकार को अब इस अध्यादेश को संसद से 6 महीने के भीतर पास कराना होगा। एक जो है बहुत बड़ी परिवर्तन है, इसलिए कि जो कभी भी जो मजदूर का जो वेतन है उसको सही वेतन नहीं मिलता था। अगर वेतन जो है बैंक अकाउंट में या चेक में दिया जाता है तो उसको उसका वेतन पूरा 100% गारंटी हो जाएगी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में कर्मचारियों को सिक्कों, नोट या फिर दोनों के जरिए वेतन देने का प्रावधान है। 1975 में चेक या खाते में सैलरी का प्रावधान जोड़ा गया, लेकिन इसके लिए कर्मचारी की मंजूरी जरूरी थी। एक्ट में राज्य स्तरीय संशोधन करके आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और हरियाणा में चेक के जरिए और खातों में सैलरी देने का प्रावधान पहले से है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शीतकालीन सत्र में पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल 2016 को पेश किया था, लेकिन संसद में पास न होने की वजह से सरकार को अध्यादेश का सहारा लेना पड़ा। यूपी के मैनपुरी में महिला की पिटाई के मामले में यूपी सरकार ने डीजीपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम अखिलेश यादव के दफ्तर से यूपी के डीजीपी को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद डीजीपी जावेद अहमद ने मैनपुरी के एसपी से जवाब मांगा है। सरकार के कड़े रुख के बाद 3 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एनसीआर लिख ली थी, एनसीआर के बाद उसकी डॉक्टरी कराई गई और जो भी मेडिकल प्रोसीजर था वो कंप्लीट किया गया और इसमें मुलजिम आनंद को गिरफ्तार करके हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन ऑलरेडी ले लिया है। मैनपुरी के किशनी बाजार में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद मारपीट का मामला सामने आया था। मारपीट के इस वीडियो में 3 लोग महिला और उसके पति की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। आरोपियों ने डंडों से महिला की पीठ और सिर पर वार किया।
सब आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, मगर बाद में कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही क्या है। धमकियां मिल रही हैं थाने में आपको? तुमको गोली मार देंगे, तेजाब डाल देंगे, तुम्हारे मुंह पे बाहर निकलते हुए मुझसे हेल्प मांगने आते हैं तो पिस्टल लगा के आते हैं। ये क्या कि इंसाफ है, तुम एक लेडीज के पास जा रहे हो, पिस्टल लगा के जा कौन रहे हो। लोग हैं ये जो आते हैं आपके पास? उन्हीं के घर से हैं। पीड़ित महिला पति के साथ मैनपुरी के किशनी बाजार में थी। उन्होंने एक युवक से किसी दुकान का पता पूछा। आरोप है कि आनंद यादव नाम के दबंग ने महिला से छेड़खानी शुरू कर दी। आरोपी ने महिला का दुपट्टा खींचा। विरोध करने पर महिला की लाठी डंडों से पिटाई की। बचाने की कोशिश कर रहे पति को भी पीटा गया। लापरवाही के आरोपों पर किशनी थाने के एसएचओ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। दिल्ली के नजफगढ़ में एक कार में नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला बीती रात का है। नजफगढ़ में मर्सिडीज कार से नाबालिग अपने 2 दोस्तों के साथ जा रही थी। रास्ते में योगेश नाम का एक दोस्त गाड़ी से नीचे उतरा, लेकिन उसकी लाइसेंसी पिस्टल कार में ही रखी थी। वापस लौटा तो देखा कि लड़की को गोली लगी हुई है और उसके साथ कार में मौजूद दूसरा दोस्त शुभम फरार था। जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आप देख रहे हैं, ये बताया गया कि इस कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें 17 साल की नाबालिग लड़की और उस नाबालिग लड़की के 2 दोस्त जिसमें शुभम और योगेश इस कार में थे। कल पता लगा था मुझे कि ऐसे मेरी मिसेज का फोन आया कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने कहा मैं राजस्थान में था, मैंने कहा चल मैं आता हूँ अभी। फिर उसका फोन आया नहीं, बहुत सीरियस है, उसको भी नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। अब मेरे घर के बाहर ही यानी उसको गोली मारी मेरी बेटी को। या तो ये अगर मर्डर है तो उसमें भी जो शुभम अगर है भागा हुआ है अभी तक, तो इससे थोड़ा सा ये शक होता है कि वो क्यों भागा हुआ। अगर सच्चाई है, किसी कोई गलती नहीं है, तो वो पुलिस को आके सारी सही सच बात बताना चाहिए। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने परिवार के साथ नजफगढ़ के दीपक विहार में रहती थी। मंगलवार को लड़की अपने दोस्त शुभम और योगेश के साथ राजौरी गार्डन जाने के लिए घर से निकली थी। गाड़ी और पिस्टल योगेश की है और उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जबकि शुभम बेरोजगार है। राजौरी गार्डन से लौटते वक्त तीनों ने एक मॉल में शॉपिंग भी की थी। जिस जगह वारदात हुई वो नाबालिग लड़की के घर के काफी पास है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नमस्कार।